जय हिंद दुद्दास, दिस इज़ विपुल सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। आज का आपका हिस्ट्री का टॉपिक है नेशनल मूवमेंट्स, मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस में जो भी नेशनल मूवमेंट्स हुई, जो आपके एसपीआई के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आज वही उसी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। उसका टाइमलाइन रहेगा आपका 1885 से लेकर 1947 तक, ठीक है। तो अभी सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको फाउंड किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। इस टाइम पे इंडिया के वॉइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, एंड उसकी फाउंडेशन डेट है 28 दिसंबर 1885। उसमें आपको तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन, फाउंडर एंड वॉइसरॉय। उसमें से भी आपको ये दोनों पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, ठीक है। अभी बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपने सुना होगा बंगाल की फालनी करके, तो इसी का ये है इंफॉर्मेशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। एक्चुअली लॉर्ड कर्जन नाम की उस टाइम पे वॉइसरॉय थे। उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत 20 जुलाई 1905 को एक ऑर्डर इशू किया, जिससे कि एक मुस्लिम को एक अलग कम्युनल राइट्स दिया जाए एंड हिंदुओं को एक अलग कम्युनल राइट्स दिया जाए, मतलब जाति भेद के तहत हिंदू और मुस्लिम्स की डिवाइडेशन की जाए। ये इस पार्टीशन का मेन मोटिव था। तो उसको वो कहीं ना कहीं तो वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाया ब्रिटिशर्स का। इंडियंस ने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स की, मतलब जैसे कि रक्षाबंधन वगैरह, ताकि ये यूनिटी दिख सके। एंड उसी के साथ में रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बंगला नाम का एक सॉन्ग कंपोज किया, ताकि इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को एक यूनिटी की तरह देखा जाए, ठीक है। इसमें ब्रिटिशर्स का मकसद कामयाब ना हो पाए, ठीक है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये बंगाल का उस टाइम पे बंगाल का मैप है, ठीक है। अभी बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट के। नाम में ही उसका मतलब है स्वदेशी, मतलब टोटल इंडियन, मतलब इंडियन मैन्युफैक्चर। इसका मेन मोटिव ही था सेल्फ रिलायंस। उसमें कुछ की इंपॉर्टेंट रोल्स है, उसमें से है लाला लाजपत राय का रोल, बीजे तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया स्वदेशी मूवमेंट में। उसके बाद में ये तो हो गया प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी एजुकेशन के बारे में। अभी एजुकेशन तो हम लोग ब्रिटिशर्स का एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे थे। उसी टाइम पे हमारे इंडियंस ने भी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप करवा ली 15 अगस्त 1906 में, ताकि हम नेशनल हमारी इंडिया की तरफ स्वदेशी एजुकेशन ले सके, ठीक है। यह है मुस्लिम लीग। अभी मुस्लिम लीग के बारे में बात करते हैं। 1905 में हुआ था आपका बंगाल पार्टीशन, तो उसी का इम्पैक्ट पड़ा मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के ऊपर। तो उसको फाउंड किया गया आगा खान के द्वारा। फाउंडेशन की गई उसकी 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, बांग्लादेश में। इस लीग ने सपोर्ट किया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स के लिए एंड अपोज किया नेशनलिस्ट मूव्स ऑफ कांग्रेस, मतलब इसको अपोज किया, ठीक है। उसी के बाद में गदर पार्टी मूवमेंट। गदर पार्टी मतलब एक रिवोल्यूशनरी पार्टी थी गदर पार्टी, और इसका काम था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करना। आपको पता होगा तो इंडियन हिस्ट्री में दो फेज़ थे, एक था मॉडरेट फेज़ और दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट फेज़। मॉडरेट फेज़ में मतलब जो भी मॉडरेट लीडर थे, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एज अ अहिंसा के बल पे चल के वो एक्सेप्ट करना चाहते थे। एंड दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट फेज़, मतलब उनको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करके वो लोग जो स्वतंत्रता गेन करना चाहते थे। तो उसमें से मॉडरेट फेज़ का टाइम था आपका 1885 से लेके 1905 तक, और एक्सट्रीमिस्ट का था 1905 से लेके 1920 तक, ठीक है। उसको फाउंड किया गया था तारकंत दास, सोहम सिंह बाखंड एंड लाला हरदयाल, इनके द्वारा। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के नाम से ये चलाया जाता था। 1913 में स्थापित हुआ था। इनके द्वारा न्यूज़पेपर चलाए जाते थे, गदर एंड हिंदुस्तानी गदर। इन दोनों के तहत इन दोनों न्यूज़पेपर्स का मोटिव ये था कि उसमें 1857 का जो रिवोल्ट था ना, इसका वो इम्पोर्टेंस इसमें छापते थे, ताकि पूरे इंडियंस को फ्रीडम की वैल्यू समझ में आ सके और जो भी अवेयरनेस है फ्रीडम के रिगार्डिंग वो बढ़ सके, ठीक है। उसके बाद में होम रूल लीग, उसको फाउंड किया था एनी बेजेंट ने एंड बाल गंगाधर तिलक ने। उसको स्टार्ट किया गया 1930 में। स्वराज्य इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ये स्लोगन दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। उसी के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आपको पता होगा ब्रिटिशर्स जो भी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी उनमें गवर्न करने के लिए कुछ एक्ट पास करती थी। उसी में से एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी पहचाना जाता है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये था कि
जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको बढ़ाया जाए, उसी के साथ में 2 हाउसेस बनाए जाए, एक अपर हाउस एंड एक लोअर हाउस, जैसे कि अभी है लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। उसी के साथ में इसी के रिगार्डिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ड्यूअल गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस तो थे वो ब्रिटिशर्स लेंगे एंड जो कुछ छोटे मोटे डिसीजंस थे वो उस जगह की गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। दिस वाज इन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919, ठीक है। उसी के बाद में आया आपका राउलट एक्ट। राउलट एक्ट आप सबको पता होगा, इसके तहत अगर ब्रिटिशर्स को किसी पर्सन के ऊपर शक है तो उसको सीधा वो जेल में डालते थे विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी डिटेनमेंट, ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स ने मीडिया के ऊपर सेंसरशिप भी लगा दी थी, ये काफ़ी गलत था एंड इसी को लेके लोगों में काफ़ी ज़्यादा भड़काव भी था, ठीक है। तो ये सब इंडियंस को कहीं ना कहीं तो असह्य हो रहा था एंड इसको लेके महात्मा गांधी जी ने असहकार चळवळ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट कर दी। इट इज़ द फर्स्ट मास मूवमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। उसमें सरेंडर ऑफ टाइटल्स, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा टाइटल्स दिए गए थे, जैसे गांधी जी को दिया गया था कैसर ए हिंद, इसको भी रिटर्न करवाया दिया गांधी जी ने। उसी के बाद में जो भी ऑफिशियल्स रहे, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे इंडियन जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसेस जाना बंद कर दिया। उसी के बाद में ब्रिटिशर्स की सारी चीज़ें अपनाना बंद कर दिया, मतलब ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से असहयोग करने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। बट गांधी जी कहीं ना कहीं तो ये पूरी जो मूवमेंट है ये असहिता की इस पे चलना चाहते थे, बट चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ उसमें पूरी ये हुई है ना, उसमें काफ़ी बड़ा ब्लडशेड हुआ, तो उसी के लेके गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करनी पड़ी, ठीक है। अभी बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन मतलब एक साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का ग्रुप था ब्रिटेन से। उनका काम था टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड मेक रिकमेंडेशंस टू गवर्नमेंट अंडर चेयरमैन जॉन साइमन। एक चेयरमैन थे उस 7 पर्सनस की कमेटी के, उनके अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं एंड उसी के साथ में गवर्नमेंट को क्या रिकमेंड कर सकते हैं कि इंडिया के बेटरमेंट के लिए क्या किया जाए। तो इंडियंस को पता था ब्रिटिशर्स का एट दी एंड जो भी ब्रिटिशर्स नया कानून लाएंगे उसमें ब्रिटिशर्स का ही फ़ायदा होगा। इंडियंस को सिर्फ अब तक एक ही चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस। तो इसको लेके इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे। तो उसी में से एक प्रोटेस्ट था लाला लाजपत राय के द्वारा चलाया गया है ना, लाहौर में एक साइलेंट प्रोटेस्ट था। तो उस साइलेंट प्रोटेस्ट के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया एंड उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, ठीक है। तो ये था साइमन कमीशन। अभी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स मतलब क्रांतिकारी मूवमेंट्स जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहली रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो है एक पार्टी थी है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको फाउंड किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव थापर, सचिंद्रनाथ सन्याल, इन तीनों के द्वारा HRA की स्थापना की गई थी। इनका काम था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करना एंड ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर देना एंड इनको मजबूर कर देना कि आप इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दो। तो उसी के साथ में इस HRA के अंडर काकोरी में उन्होंने कंस्पिरेसी की, मतलब काकोरी नाम की एक यूपी में जगह है, वहाँ पे उन्होंने एक ब्रिटिशर्स की ट्रेन जा रही थी उसको लूटा टू गेन द फंड्स, ठीक है। ये था काकोरी कंस्पिरेसी। काकोरी कंस्पिरेसी हुआ था 9 अगस्त 1925 में। उसी के बाद में भगत सिंह एंड राजगुरु इन दोनों ने मिलके सॉन्डर्स नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर था उसको मार दिया, मतलब उसका मर्डर कर दिया। एक्चुअल टारगेट जो था जेम्स स्कॉट था। और जेम्स स्कॉट क्यों? क्योंकि जेम्स स्कॉट वॉज द पर्सन जिसने ऑर्डर दिए थे टू लाठीचार्ज ऑन लाला लाजपत राय, ठीक है। उनका बदला लेने के लिए इन्होंने सॉन्डर्स को मार डाला, ठीक है। उसके बाद में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने मिलके दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर बॉम्बिंग की। इनका मोटिव था कि ब्रिटिशर्स को एक डर रहे इस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स का। तो एक्चुअली इनका मोटिव ये नहीं था कि किसी को मारना है वगैरह, बट इनको एक ही मोटिव था कि ब्रिटिशर्स के अंदर डर रहना चाहिए रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का। उसके बाद में चित्तागोंग आर्मरी रेड हुई। इस चित्तागोंग आर्मरी रेड के तहत 18 अप्रैल को हुई थी बाय सूर्य सेन। चित्तागोंग में एक आर्मर था ब्रिटिशर्स का, उसको लूटा गया था, उसके ऊपर रेड मारी गई थी रिवॉल्यूशनरीज की तरफ से, ठीक है। दिस वर ऑल रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट यही है कि किस में क्या हुआ था एंड कौन सी डेट को हुआ था, यही आप इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च को। उस 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के नाम से भी
बुलाते थे। इन तीनों के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, ठीक है। तो अभी है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च से की गई थी। 1930 में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था एंड इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म किया गया था गांधी इरविन पैक्ट 1931 को, ठीक है। उसी के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अब ये दूसरा एक्ट लेके आई ब्रिटेन की गवर्नमेंट। उसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर, मतलब इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होंगे, अपर हाउस लोअर हाउस, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बाद में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जैसे कि जो भी स्पेसिफिक एरियाज़ है उन एरियाज़ में वहाँ के जो भी रूलर्स है वो उस एरिया का डिसीजन ले सकते हैं, उस एरिया को गवर्न कर सकते हैं। उसके बाद में सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, मतलब हिंदुओं को अलग इलेक्शंस, मुस्लिम लोगों को अलग इलेक्शंस, सिख लोगों को अलग इलेक्शंस, ये जो भी है सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट इसको कहते हैं। उसी के बाद में द क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडियन फेडरेशन, मतलब इंडिया के अंदर जो भी इंटरनल डिसीजंस है वो इंडिया लेने के लिए तत्पर है एंड जो बाहर से जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो लेती है ब्रिटेन गवर्नमेंट, ऐसा इस एक्ट के अंदर था। तो ठीक है, तो इस एक्ट में सबसे गलत बात थी सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। अभी बात करते क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन मतलब ब्रिटिशर्स ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम के एक अधिकारी भेजे थे। इनके तहत आपको सबको पता होगा उस टाइम पे चल रहा था, ये आया था 1942 में, इस टाइम पे चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 एंड उसी दौरान ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरीके से हार चुके थे। तो और इनको चाहिए था इंडियंस का सपोर्ट, क्योंकि इंडियन सोल्जर ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे पूरे वर्ल्ड वॉर में। तो इसको लेके क्रिप्स मिशन भेजा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में, बट वो कुछ काम का नहीं रहा। गांधी जी ने उनको बोला कि इट इज़ द एज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, इट इज़ कॉल्ड क्रिप्स मिशन, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट मूवमेंट लॉन्च की गई, ये सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट है एंड उस मूवमेंट का नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब छोड़ो भारत चळवळ जिसे कहा जाता है। ये स्टार्ट हुई 1942 में एंड गांधी जी ने इस चळवळ के तहत एक नारा दिया, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, ठीक है। इसमें इस जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, इस क्विट इंडिया मूवमेंट में मुस्लिम लीग ने कोई भी सपोर्ट नहीं किया एंड ये एक लीडरलेस मूवमेंट थी, मतलब हर एक बंदा अपने खुद का लीडर, इसमें कोई भी, ये जो पूरी मूवमेंट थी इसमें कोई भी लीड नहीं कर रहा था। जैसे कि आपने देखा होगा एनसीपी में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जैसे गांधी जी लीड कर रहे थे ना, वैसे इस मूवमेंट में कोई भी लीडर नहीं था, ठीक है। दिस वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट। उसी के बाद में ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग इंडिया को आज़ादी देंगे और इसी के तहत ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा 1946 को। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द डिसीजन टू सेंड मिशन of 3 British cabinet ministers and British recognized India's right to complete independence। इसके तहत ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इंडिपेंडेंस देना चाहिए, ये बात मान ली। एंड दिस वर ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर, जस्ट रिवाइज इट ऑल, मेक नोट्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।